यहां पिछले 2 हफ्ते से भी ज्यादा हो गए हैं। एक अजीब सी बेचैनी, एक गुस्सा, एक परेशानी, शंका सामान्य वर्ग के छात्रों में घर करती दिखाई दे रही थी, तथाकथित सवर्णों में। और वो किस लिए? सरकार उच्च शिक्षा में यूजीसी के तहत कुछ नियम लेकर आई, उसमें जातीय भेदभाव को परिभाषित किया गया। अभी तक भेदभाव अनुसूचित जाति और जनजाति यानी कि एससी और एसटी तक सीमित था, उसका दायरा बढ़ा दिया गया, पिछड़ों को लाया गया। पर उसमें पेच यह हो गया कि भेदभाव तो सिर्फ एससी, एसटी, ओबीसी के खिलाफ हो सकता है, सामान्य वर्ग के खिलाफ हो ही नहीं सकता। यानी कि सामान्य वर्ग, जनरल कैटेगरी के जो छात्र हैं, जो युवा हैं, युवतियां हैं, वही भेदभाव करते हैं। कान थोड़ा सा घुमाकर पकड़ो तो यह भी निकलता है। और अगर आप फर्जी शिकायत भी दाखिल कर दें तो आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन सजा अनिवार्य है। अगर शिकायत हुई है तो 15 दिन में प्राथमिक जांच भी है। अब सरकार यह कह रही थी, और सरकार में कोई छोटा मोटा आदमी नहीं, देश का शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, कि कानून का तो दुरुपयोग हो ही नहीं सकता, हम होने नहीं देंगे। पर सरकार की बातों को फेस वैल्यू पर लेने को सवर्ण समाज के युवा तैयार नहीं थे कि नहीं नहीं, ये तो आर पार की नौबत आ गई है। धरने प्रदर्शन होने लगे, कोई इस्तीफा दे रहा था, एक जज ने इस्तीफा दे दिया कि यह घोर अन्याय है। पर इसका दूसरा पहलू ये, जो सदियों से अन्याय हो रहा है और आज भी हो रहा है, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के साथ, क्या वो खत्म हो गया? और ये कानून किस लिए आया था? क्योंकि रोहित वेमुला जैसे युवा आत्महत्या करने को मजबूर हो गए, क्योंकि वो दलित समाज से आते थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाते हुए कड़े कानून बनाने का निर्देश दिया था, और संसद की एक समिति बनी 31 सदस्यों वाली। उसके अध्यक्ष कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह, लेकिन 16 सदस्य बीजेपी के। और उन्होंने जो सलाह दी उसमें भी काफी कुछ बदलाव के बाद यूजीसी ने 2 हफ्ते पहले इस नए नियम कानून की अधिसूचना जारी कर दी। तो हर्षोल्लास होना था सामान्य वर्ग में। इसे जीत भी बताया जाने लगा कि ये तो सनातनियों की जीत हो गई, जो इनमें सनातन को बांटने वाले यूजीसी नियमों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने पर हार्दिक आभार। निर्णय सांस्कृतिक एकता की दिशा में महत्वपूर्ण। कौन कह रहे हैं ये? देश के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। लाइन फिर से सुनिएगा। सनातन को बांटने वाले यूजीसी नियमों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने का हार्दिक आभार। कौन लेकर आया था ये नियम? गिरिराज जी। सरकार आपकी, नियम आप लेकर आए तो सनातनियों को बांट रहे थे। यही पिछले कुछ दिनों से कोशिश की जा रही थी। नियम सरकार लेकर आई, बीच में बताया जाने लगा जी ये तो वो समिति थी संसद की, उसके अध्यक्ष तो दिग्विजय सिंह थे, और वो तो कांग्रेस ही हैं। मानो सरकार इतनी नादान, इतनी मासूम, इतनी असहाय होती है कि ये विपक्षी खेमे वालों की कोई संसदीय समिति कोई सलाह दे देगी, यूजीसी को वैसे ही नियम बनाने पड़ेंगे। 31 सदस्य थे, एक उसमें से पद खाली, तो 30
उसमें 16 बीजेपी के। ये कोई आपको नहीं बता रहा, बाकी न्यूज चैनल्स। यहां सारी बातें बताना जरूरी है, नाम समेत बताता हूं। राज्यसभा में डॉक्टर सिकंदर कुमार, श्री सदानंदन मास्टर, श्रीमती रेखा शर्मा, एनसीडब्ल्यू में भी थी, डॉक्टर भीम सिंह, घनश्याम तिवारी, ये बीजेपी के। और लोकसभा में बृजमोहन अग्रवाल, महेंद्र सिंह बरैया, दर्शन सिंह चौधरी, अभिजीत गंगोपाध्याय, हेमंत जोशी, डॉक्टर संबित पात्रा, रविशंकर प्रसाद, डी पुरंदेश्वरी, करण भूषण सिंह, बांसुरी स्वराज, सुषमा स्वराज की बेटी, कामाख्या प्रसाद टासा, 16 सदस्य। तो सरकार जैसा चाहेगी, बीजेपी जैसा चाहेगी, वैसा ही कानून बनाना। और दिग्विजय सिंह क्या कह रहे हैं? एक सबसे बड़ी आपत्ति इस कानून को लेकर जो थी, नियमों को लेकर जो थी, और जिस पर सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की खंडपीठ, जिसकी अध्यक्षता मौजूदा मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत जी कर रहे हैं, उन्होंने क्या कहा? 3E और 3C। 3E में अगर परिभाषित है भेदभाव, और 3E क्या कहता है? भेदभाव का अर्थ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्मस्थान, दिव्यांगता या इनमें से किसी एक आधार पर किसी भी हितधारक के विरुद्ध अनुचित व्यवहार या कार्य है, फिर चाहे वो स्पष्ट हो या फिर अंतर्निहित। इसमें ऐसा कोई भी विभेद या पक्षपात शामिल है जिसका मकसद शिक्षा के समान व्यवहार को अक्षम करना है। ये भेदभाव की इतनी व्यापक परिभाषा थी, तो ये 3C लाने की जरूरत क्या थी? यह पूछा आज सुप्रीम कोर्ट ने। जातीय आधारित भेदभाव का अर्थ अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों के विरुद्ध केवल जाति या जनजाति के आधार पर भेदभाव है। यानी कि SC, ST, OBC, बिल्कुल सरल भाषा में कह रहा हूं, उन्हीं के खिलाफ भेदभाव हो सकता है। सामान्य वर्ग वाला करेगा, उसके खिलाफ नहीं हो सकता। ये मैंने उस दिन कार्यक्रम किया था, सवाल उठाया था। तो यहां पर यह बताने की कोशिश की गई है, तो विपक्ष वाले खेल कर गए। इसमें दिग्विजय सिंह की सफाई आई है। वो कह रहे हैं द UGC's फाइनल रेगुलेशंस आल्सो गॉट रिड ऑफ अ सेपरेट प्रोविजन दैट पेनलाइज स्टूडेंट्स फॉर लॉजिंग फॉल्स केसेस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। जो संसद की समिति थी, उसने साफ यह सिफारिश की थी कि अगर कोई फर्जी झूठी शिकायत दर्ज करेगा, इसका पता लग जाएगा, तो उसे सजा दी जाएगी, सजा होनी चाहिए। नए कानून में UGC यह शामिल करना भूल गई, यानी कि सरकार भूल गई। समिति ने तो कहा था सुरक्षा कवच दिया जाना चाहिए छात्रों को, यह नहीं कि कोई भी SC, ST, OBC सामान्य वर्ग सवर्ण के खिलाफ शिकायत कर देगा, उसका करियर का बेड़ा गर्क कर सकता है, चौपट कर सकता है। और दूसरा, ये भेदभाव में सामान्य वर्ग के छात्र क्यों नहीं शामिल किए गए? ऐसा दिखाया गया मानो समिति ने ये सिफारिश की थी। नहीं, द डिसीजन टू नॉट इंक्लूड जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स वाज आल्सो मेड बाय द UGC। UGC ये कानून लेकर आया था। और फिर यह भी बताया जाने लगा, देखिए कैसे घुमाने की कोशिश की गई है, कंफ्यूजन फैलाने की। जुलाई 24, 2023 लोकसभा में एक प्रश्न का जवाब, जो कुल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं इस देश में 45 हैं, उसमें वाइस चांसलर किस जाति के आते हैं? SC अनुसूचित जाति से 1, अनुसूचित जनजाति से 1 और पिछड़े वर्ग से 5, कुल मिलाकर 7। 38 VC सवर्ण यानी कि सामान्य कैटेगरी से आते हैं। तो बहुत से लोग ये भी कह रहे थे कि अरे भाई कोई भेदभाव कैसे कर लेगा, 38 VC तो सवर्ण जाति से आते हैं। मतलब दोनों तरफ से रायता कैसे फैलाया गया। अब इसमें एक और खास बात, सुप्रीम कोर्ट कानून नहीं बना सकता,
और जिन लोगों को कानून की जानकारी नहीं है, ये समझ लें, कानून बनाने का अख्तियार, अधिकार इस देश में संसद के पास है। कानून सही है या गलत, इज इट गुड इन लॉ और बैड इन लॉ, यह सुप्रीम कोर्ट तय कर सकता है। तो कानून तो सरकार ने बनाया और कहती रही, धर्मेंद्र प्रधान बताते रहे कि इसका दुरुपयोग नहीं होने देंगे, यह जरूरी है, क्योंकि दोनों को साधना था कि अरे ये सवर्ण तो हमारे साथ हैं ही, पिछड़ों में दखलंदाजी और कर ले, वो थोड़ा सा छिटक गया 2024 के लोकसभा चुनाव में। जातिगत जनगणना का अभी तक अलग से अधिसूचना जारी नहीं हुई है, फॉर्म जारी नहीं हुआ, अधिसूचना जनगणना की जारी हो गई, जातिगत जनगणना की नहीं। तो सरकार कानून बनाती है। सरकार इस आदेश की 19 तारीख तक जवाब देना है, इसके बारे में उफ तक भी करती क्यों नहीं दिखाई दे रही? भाई सरकार कानून बनाएगी ना, और बनाया है। 3 उदाहरण देता हूं आपको। इसी तरह का एक SC/ST अट्रॉसिटीज एक्ट 1989 में बना था कि अनुसूचित जनजाति और जाति वालों के खिलाफ वो करोगे, सीधा जेल में डाले जा सकते हो, अग्रिम जमानत नहीं ली जा सकती। 1989 का कानून कहता है, गलत तो नहीं बता रहा हूं AK वाजपेयी साहब। और मार्च 20, 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी गिरफ्तारी नहीं होगी जब तक कि पहले से ही इजाजत अदालत ना दे, एंड अलाउड अ कोर्ट टू ग्रांट एंटिसिपेटरी बेल, अग्रिम जमानत देने की भी इजाजत दे दी गई। सरकार ने कहा नहीं भैया ऐसे नहीं होगा, क्योंकि दलित सड़क पर उतर आए और कानून में संशोधन कर दिया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 20 मार्च 2018 के फैसले को निरस्त कर दिया गया। ऐसा ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त, इनके सिलेक्शन में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश भी होने चाहिए। सरकार ने मान लिया? नहीं माना ना। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिल्ली के संदर्भ में कि दिल्ली का चुना हुआ मुख्यमंत्री होता है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर सर्विसेज, पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और जमीन के मामलों को छोड़कर वो मुख्यमंत्री का अख्तियार है, चुनकर आए हैं। सरकार ने इसे भी खारिज कर दिया और नया कानून ले आए, सारी ताकत दे दी LG को। तो इस बार चुप क्यों बैठी है सरकार? अगर ये दरअसल हितकारी था, और वो हितकारी बता रही थी, ये बात और है कि गिरिराज सिंह कह रहे हैं सनातन को बांटने वाला था ये कानून, तो सरकार सनातन को बांट रही है क्या? और इसमें विपक्ष भी असमंजस में है। कांग्रेस प्रवक्ता नहीं दे रही, समाजवादी पार्टी प्रवक्ता नहीं दे रही। रामगोपाल यादव ने पहले कहा कि यह कानून बहुत अच्छा है, पर कोई प्रवक्ता नहीं आया, कांग्रेस चुप बैठी है। मायावती ने कहा कि यह कानून, देखिए, नए नियमों का सवर्ण वर्ग के जातिवादी मानसिकता के लोग विरोध कर रहे हैं। जातिवादी सवर्ण विरोध कर रहे हैं। कल का बयान, आज क्या कह रही हैं? नए नियमों से सामाजिक तनाव का माहौल बन गया, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नए नियमों पर रोक उचित। एक ही दिन में पलटी मार गई। मतलब राजनीति क्या क्या ना कराए। आपको मुझको अगड़े पिछड़े में बांटकर ये अपना राजनीतिक नफा नुकसान देख रहे हैं क्या? और सुप्रीम कोर्ट भी यहां पर सरकार को सुरक्षा कवच दे रही है क्या? सुप्रीम कोर्ट ने ही तो कहा था, आखिरी बात फिर चर्चा शुरू करूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने 20 मार्च 2025 में क्या कहा, और तब बेंच में कौन कौन थे? मौजूदा मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, तब जज थे, मुख्य न्यायाधीश नहीं थे, और N कुटीश्वर सिंह। इन्होंने क्या कहा? केंद्र सरकार को आदेश दिया, निर्देश दिया, अ वेरी, एंड आई कोट, अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड रोबस्ट मैकेनिज्म
फॉर रियली टैकलिंग द अनफॉर्चुनेट इश्यूज। बहुत ही कड़े, जीवंत कानून प्रक्रियाएं लाने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कानून बनता है, सुप्रीम कोर्ट कहता है यह स्पष्ट नहीं है, रोक लगा दी। 2012 का कानून ले आए, फिर से वो लागू रहेगा। उसी में तो दिक्कतें थी, तो नए कानून की जरूरत थी, नए नियम की जरूरत थी। और अगर एक जगह कहीं अस्पष्टता है, साफ नहीं बताया जा रहा है, तो उसे दुरुस्त करने के लिए भी कहा जा सकता था। या अभयदान दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने भी बीजेपी को, क्योंकि राजनीतिक नफे नुकसान का भी खेल है। ऐसे में आज का सीधा सवाल, अगड़ा बनाम पिछड़ा, खत्म यूजीसी पर झगड़ा और बीजेपी के आगे कुआं पीछे खाई, एससी ने की भरपाई। सुप्रीम कोर्ट ने भरपाई कर दी, फंसी पड़ी थी, गले में हड्डी अटक गई थी बीजेपी के। चर्चा में मेरे साथ प्रोफेसर महेश वर्मा बीजेपी की तरफ से हैं। आरएलएम अहम घटक है एनडीए का, उनके उपाध्यक्ष और मुख्य प्रवक्ता ए.के. वाजपेयी। डॉक्टर नवल किशोर यादव राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आरजेडी के। प्रोफेसर लक्ष्मण यादव शिक्षाविद हैं, बेहतरीन किताब लिखी है अभी इन्होंने हाल ही में जातिगत जनगणना पर। वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री हमारे साथ हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ेंगी। और पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके जस्टिस इकबाल अंसारी भी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। तो ए.के. वाजपेयी, क्योंकि परसों भी आप चर्चा में थे, हमने यही चर्चा की थी और आपने कहा था कानून बिल्कुल दुरुस्त है। एक अस्पष्टता की बात आपने जरूर कही थी, बाकी कहा था अरे क्यों दिक्कत क्यों मान रहे हो, और सरकार जब भरोसा दे रही है इसका दुरुपयोग नहीं होगा तो उसे फेस वैल्यू पर क्यों नहीं लिया जा रहा। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो कानून पर ही रोक लगा दी, सरकार ने उफ तक नहीं की। सही कानून था तो सरकार उफ क्यों नहीं कर रही। देखिए संदीप जी, सुप्रीम कोर्ट का ये प्रेरोगेटिव होता है कि कोई भी कानून बनाए सरकार, वो विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं, उसको जुडिशरी गुड इन लॉ और बैड इन लॉ, हाँ ये होता है, सुप्रीम कोर्ट को पावर है। और 140 आर्टिकल 142 में और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर, संविधान गैर संवैधानिक है ये थोड़ा कहा, ये कहा अस्पष्ट है। अभी भाई भेदभाव की परिभाषा 3E और 3C दोनों में अलग अलग क्यों कर दी। वो जिसने भी पिटीशन फाइल किया है उसने 3C को ही चैलेंज किया है मेनली, कि दिस इज अल्ट्रा वायरस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए, मैं तो पहले सरकार को साधुवाद करूंगा कि वो इस तरह का कानून लेके आए। अब तो सही कानून लाई थी ना, मैं वही तो पूछना चाह रहा हूं। यस, अब सही कानून था तो सुप्रीम कोर्ट का ये स्टे गलत है। ये अभी नहीं कह सकते स्टे गलत है या सही है। उनको लगा प्रीमा फसाई कि स्टे होना चाहिए, उन्होंने स्टे कर दिया। 19 मार्च। अच्छा, ये इसमें ये बात अजीब नहीं लगती कि यही सुप्रीम कोर्ट मार्च 2025 में कहता है वेरी स्ट्रॉन्ग एंड रोबस्ट मैकेनिज्म फॉर रियली टैकलिंग द अनफॉर्चुनेट इश्यूज, यानी कि जो पिछड़े वर्ग के दलितों में भेदभाव के चलते आत्महत्याओं का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है, उस पर रोक लगाने की जरूरत है। 2019-20 में यह मामला आया था अदालत में, तब 173 जातीय भेदभाव की शिकायतें थी, जो 2023-24 में बढ़कर 378 हो गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो ठीक कहा, उसी कानून को खारिज कर दिया, उसको रोक दिया। एक सेकंड रुको ना, उसमें अगर कोई लैंग्वेज में वैक्यूम है, अच्छा। ये मैंने परसों भी बताया था आपको कि उसमें सरकार की चूक थी, फिर ये चूक क्यों कहोगे इसको? अच्छा, चूक नहीं कहेंगे। नेचुरल जस्टिस का अगर वायलेशन दिल की धड़कनें बढ़ गई सवर्ण छात्रों की, सामान्य वर्ग के छात्रों की, कहीं कुछ नहीं बढ़। जो समाज सदियों से युगों से प्रताड़ित है, अगर इस सरकार ने उसको प्रोटेक्ट करने की बात की तो उसमें क्या, तो इस फैसले के खिलाफ जाना चाहिए। कौन से फैसले? और अब तो हो गया है बजट सत्र शुरू, तो बजट ये फैसला तो जो है नोटिस हुआ है आज। अच्छा, आधार में डाल दिया, लटका दिया, अब लटकाए रखो। अब आप सवर्ण छात्रों को, सामान्य वर्ग के छात्रों के पास जाएंगे। एक मिनट महेश वर्मा, अब आप जाएंगे, अरे हम क्या करें, अदालत के विचाराधीन है, यही खेल है ना, अदालत के विचाराधीन है, हम क्या करें। हम तो अदालत का सम्मान करते हैं। बहाना मिल गया।
नहीं संदीप भाई, कोई बहाना नहीं ढूंढा जा रहा है। अच्छा, ये बहाना नहीं स्पष्ट ढूंढा है। जा देखिए इस देश में जो है ना, कानून फेल नहीं, इस देश में संदीप जी कानून फेल नहीं हुआ, हम और आप फेल हुए। रहा। अच्छा, छात्रों के बीच में एक तरह का भेदभाव का जो सिलसिला शुरू हुआ 2012, और याद करिए एक प्रोफेसर सुखदेव थोराट थे, उनकी एक समिति और कमेटी का जो है एक उनके नाम से बना के और आकलन करके और एक जो बीज बोया गया, आज उसकी कहीं फसल काटने का जो एक नौबत आई तो उसके ऊपर सारी ये चीजें, अच्छा, फसल सारा आप, ये अरे political कानून narrative, आप लाए तो उससे पहले, फसल आप, फसल 2012 से काटने आप पहले इस चले देश थे। में, कानून आप लेकर आए तो फसल आप काटने चले थे। सर मैं फिर वही कह रहा हूँ, हाँ, सर अगर हमें फसल काटना होता अच्छा। तो आज 2014 से लेके और 2024 या 25 में हम आ गए तो हम बहुत पहले ये काम करते। लेकिन सवाल था कि जैसे अभी आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट रूप से एक सलाह दिया सरकार को क्या? कि आप अगर इस तरह के 2012 का जो एक लचीला एक रेगुलेशन लेकर और आप भेदभाव दूर करने की बात कर रहे हो तो इससे बड़ा मतलब उसी पर तो वापस चले गए 2012 वाहियात में। बात कुछ नहीं हो सकती। 2012 में वापस चले गए। हाँ, अब 2012 बिल्कुल हम गए, बिल्कुल आप सुप्रीम कोर्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा और जो जिसका इंटरप्रिटेशन अभी किया जा रहा है, मुझे उसको लेकर थोड़ी चिंता हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जो ये आज जो सुप्रीम कोर्ट ने जिन चीज़ों को सामने रख के और इसको एबेंस पे बिल को कर दिया, उसमें ये था कि सेम अथॉरिटी जो है वो कंप्लेन दर्ज करेगी, सेमी अथॉरिटी जो है इंक्वायरी करेगी, सेम अथॉरिटी जो है उस पर जजमेंट भी देगी। तो ये जो है कानून की नज़र में उचित अच्छा, कानून नहीं पता सरकार ये को। कानूनन उतना उचित प्रतीत नहीं होता। सरकार को कानून नहीं पता। कानून पता है, हमें वक्त में नहीं वक्त में ऐसे ही वक्त में अमेंडमेंट बिल, वक्त में अमेंडमेंट बिल में क्या हुआ था, यही हुआ था। छोटी झूठी दिलासा दे रहे थे हमें धर्मेंद्र प्रधान की कानून का, इस कानून का दुरुपयोग नहीं होने देंगे। कोई इसमें मैंने साहब, मैं तो कह रहा हूं कि छात्रों के बीच में सबसे पहली बात है कि आज नए युग में हमारे नौजवान और युवा साथी जो है नए युग में जी रहे हैं, उनके लिए कहीं जाति धर्म और सारी चीजों को बैरियर को तोड़ रहे हैं, लेकिन तोड़ रहे हैं या बना रहे हैं। आपको याद रखना पड़ेगा कि आप तो, अरे भाई कैसी बात कर रहे हो, शायद आपने ध्यान नहीं दिया। एक मिनट ना रुकिए महेश भाई, शायद आपने ध्यान नहीं दिया। सीजेआई सूर्यकांत ने क्या सवाल पूछा, इस नए नियम में जाति के आधार पर हॉस्टल बनने वाले थे। भाई आप भी हॉस्टलों में रहे हो, मैं तो बचपन से पहली क्लास से बोर्डिंग स्कूल में गया, हॉस्टलों में रहा। पिछड़ों के लिए अलग हॉस्टल बनेगा, एससी के लिए अलग हॉस्टल बनेगा। यह सवाल पूछा आज सीजेआई ने। यह आपने बनाया ना कानून, किसी और ने बनाया था। जाति में बांटने भी चलोगे, जाति विहीन समाज की परिकल्पना भी करोगे, क्या रायता फैला रहे हैं सर? सर 50 साल के बाद सीजीआई को याद आ रहा है कि इस देश में जो है जाति के नाम से कोई चीज बनाई जाए। याद करिए कि विसूत्री कार्यक्रम में इंदिरा गांधी ने हॉस्टल जाति के नाम से बनते थे पहले, मोहल्ला हरजन इलाका इस नियम में, और ये सलाह, ये सिफारिश डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जिसका मैंने अभी जिक्र किया, उसने ये सिफारिश ही नहीं की थी, तो सरकार ने बनाया था। कहेंगे जाति विहीन समाज और जाति पर बांटना चाहेंगे। सर मैं फिर से कह रहा हूं, हाँ संदीप जी, आपका जो चिंता है, आपकी जो बात, आपने जो ये छात्रों को लेकर एक ज्वलंत मुद्दा है आज के डेट में, उसमें राजनीति कैसे घुस आई है या राजनीतिक कारणों से ये इतना बड़ा विवाद जो खड़ा हुआ, किसने घुसाई? मैं वही उसी की बात कर रहा हूं। सरकार की मंशा बिल्कुल ऐसी नहीं थी। अच्छा, ऐसी नहीं थी सरकार। तो गिरिराज सिंह जो कह रहे हैं सनातन को बांटने वाले यूजीसी नियम का जो बिल था, सनातन को बांटने वाले यूजीसी नियम, अच्छा विपक्ष ले आया या नेहरू जी आ गए थे? उनकी आत्मा आकर ये यूजीसी के कानून बना गई। देखिए मैं फिर से कह रहा हूं, देखिए गिरिराज जी क्या कह रहे हैं, कोई और क्या कह रहा है, आज अब वो उतना रिलेवेंट नहीं रहा। अच्छा, रिलेवेंट नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट आज क्या कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट की क्या इसमें ऑब्जर्वेशन है? सुप्रीम कोर्ट की सारी बातें मान रहे हैं। किस तरह से, किस नजर से इसको सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही कहा। सुप्रीम कोर्ट ने तो SC/ST एक्ट पर, मैंने इसीलिए 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने 1989 का SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट का जिक्र किया कि आप अग्रिम जमानत ही नहीं ले सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ले सकते हैं। कानून क्यों बदल दिया था सरकार ने?
सुप्रीम कोर्ट की मान ली थी? जी, दिल्ली सरकार पर मान लिया आपने सुप्रीम कोर्ट की? चित भी मेरी पट भी मेरी, कमाल है। मैं तो कह रहा हूं कि बिल्कुल ही मासूम, नहीं बिल्कुल ही सर, बुद्धू समझ नहीं लिया सर, ये ऐसा आम कुछ जनता नहीं को होता है। आपने। सर आप कुछ भी कह दें, आपका ऑब्जर्वेशन कुछ भी हो सकता है। हाँ। आप एक पत्रकार हैं, आपको ये फ्रीडम है, लेकिन सवाल ये नहीं है। सवाल आपने दिल्ली में कानून देखिए किस सही तरह था का कि गलत? सीन बना हुआ था। कानून सही किस था तरह कि की गलत? स्थिति परिस्थिति का सरकार निर्माण किया सही गया है था। कि सुप्रीम कोर्ट और सही है? क्या मैं ये हुआ? जानना चाह रहा हूं आपसे। सरकार सही है कि सर, मैं सुप्रीम फिर कह कोर्ट रहा हूं, सही है? सरकार का अपना दायरा है, सुप्रीम कोर्ट का अपना दायरा है। सुप्रीम कोर्ट का नजरिया जो है वो ये देखना, मैंने आपसे अभी क्या कहा, उदाहरण देके, सबका अपना कि दायरा। सुप्रीम चलिए कोर्ट दायरा अपना भी ये समझने की देखने अब और कोशिश समझने की करते हैं कोशिश कर रहा दर्शकों। है। ये देखिए रायता इतना जो फैला है, चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट रह चुके हैं जस्टिस इकबाल अंसारी, अब मेरे साथ जुड़ गए हैं। जस्टिस अंसारी, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, वो क्लियर कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2025 में जी ये कहा कि भाई ऐसा कानून बनाइए, वेरी स्ट्रॉन्ग एंड रोबस्ट मैकेनिज्म फॉर रियली टैकलिंग द अनफॉर्चुनेट इश्यूज। आत्महत्याएं जो बढ़ रही हैं, दलितों पर, पिछड़ों पर जो भेदभाव हो रहा है, इसे खत्म करने के लिए सख्त और जीवंत प्रक्रियाएं सामने लेकर आइए। और आज सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि नहीं, इसमें कुछ प्रोविजंस जो है ना वो स्पष्ट नहीं है, जबकि सरकार तो पिछले 14 दिन से कह रही थी हम इसका दुरुपयोग होने नहीं देंगे, यही सही देश हित है। सुप्रीम कोर्ट का रुख और रवैया थोड़ा समझाइए मुझे। नहीं, सुप्रीम कोर्ट की बात से जो अंदाज़ा हो रहा है वो ये है कि ये एक्ट जो है इसका मिसयूज़ हो सकता है। आवाज़ नहीं आ रही आपकी? नहीं नहीं नहीं, मैंने सवाल पूछ लिया, आप दीजिए ना जवाब। एक्ट का मिसयूज हो सकता है, हाँ जी बताइए। जी जी, और कोई भी एक्ट जिसको आप हर लिहाज से कंट्रोल नहीं कर सकते, मतलब एक्ट का जो एम है वो फ्रस्ट्रेट हो जाए, मीनिंगलेस हो जाए, तो ऐसा एक्ट फिर कॉन्स्टिट्यूशनली या संविधान के दायरे में वैलिड नहीं माना जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट भी इतना मासूम हो सकता है? सुप्रीम कोई कोर्ट भी को ये, एक्ट अगर एक मिनट misuse हुआ सर, जा- सुप्रीम इस- कोर्ट को ये नहीं मालूम 498A दहेज प्रताड़ना का जो कानून, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही टिप्पणी की कि भाई इसका बेजा इस्तेमाल हो सकता है, तो उस कानून ने क्या जो अन्याय महिलाओं पर हो रहा था, जो दहेज नाम की कुप्रथा देश में फल फूल रही थी, उस पर नकेल नहीं कसी क्या? या SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत की इजाजत दे दी थी 2018 में, सरकार ने फिर कानून बना दिया क्योंकि दलित नाराज हुए। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि कानून बनाइए, अब कहता है कि नहीं, इससे जातियों में समाज बट जाएगा। एक ही साल में नजरिया बदल गया सुप्रीम कोर्ट का। ये तो सुप्रीम कोर्ट ही बोल सकता है, लेकिन आप जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है। हाँ। आप जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि सुप्रीम कोर्ट का नज़रिया अब जो उन्होंने दिया है वो जो गाइडलाइंस बने हैं उसके अगेंस्ट में है, जबकि उन्होंने पहले जो इंस्ट्रक्शंस दिए थे या ऑब्जर्वेशंस दिए थे या डायरेक्शंस दिए थे वो यूजीसी गाइडलाइंस को बनाने के लिए था। एक चीज़ जो मेरे समझ में आ रहा है वो ये है कि हमने जो इंक्वायरी कमेटीज़ वगैरह जो एक्ट के अंदर में बनाया है या गाइडलाइंस के अंदर में, उसमें जो है ये ध्यान नहीं दिया गया है कि इस एक्ट के मिसयूज़ को हम कैसे नहीं, control मिसयूज तो करेंगे। हमेशा हो Suppose ये सकता है, किसी भी frivolous- कानून का गलत विधि से इस्तेमाल हो बिना- सकता है, पर अगर देश का शिक्षा मंत्री है, केंद्रीय मंत्री कहे हम नहीं होने देंगे दुरुपयोग, तो उसका संज्ञान क्यों नहीं लिया सुप्रीम कोर्ट ने? और वो वापस 2012 के नियम लागू कर देते हैं। 2012 के नियम नाकाफी थे, यही तो सुप्रीम कोर्ट पिछले साल कह रहा था। सही बात है। आवाज़ नहीं आ रही है।
नहीं, यही सवाल मैं पूछ रहा हूं, यही तो कह रहा था सुप्रीम कोर्ट। पिछले साल भी उस बेंच में उस वक्त चीफ जस्टिस नहीं थे, सूर्यकांत जी थे, और इस बार पीठ की अगुवाई कर रहे थे, जज भी सेम। जी नहीं, ये तो जो गाइडलाइंस बनाता है उसके ऊपर में है कि वो उस गाइडलाइंस को मिसयूज नहीं होने दे, उसका प्रोटेक्शन करे। तो सरकार की बात का संज्ञान क्यों नहीं लिया? वो तो कह रहे हैं कि हम नहीं होने देंगे। धर्मेंद्र प्रधान यही तो कह रहे हैं। नहीं, उनके बोलने से तो नहीं हो जाएगा ना। आप तो एक्ट जो पढ़ेंगे उससे आपको पता लगेगा कि इसका मिसयूज हो सकता है कि नहीं हो सकता है। सर उनके अच्छा, एक बोलने से चीज तो और रुकेगा बताइए, नहीं सीधा misuse। सीधा अब कानून कोई पर, कंप्लेंट अगर सीधा कानून पर एक सेकंड सर, एक मिनट, अगर एक जी नहीं आप बोलिए प्लीज सर, सॉरी। आवाज नहीं आवाज नहीं आई। बोलिए सर। नहीं, मैं ये बोल रहा था कि अगर एक्ट का जो इसमें दिखाई दे रहा है, जो कोई इसको मैनिपुलेट कर सकता है, मिसयूज कर सकता है, उसके अगेंस्ट में जो है कोई प्रोटेक्शन इस एक्ट में नहीं है। मतलब बहुत आसानी से ये मिसयूज हो सकता है। बहुत आसानी से ये एक ही हियरिंग में सारी बातें समझ में आ गई अदालत में। एसआईआर पर इतने दिनों तक, इतने महीनों से सुनवाई चल रही है, आज भी फैसले को सुरक्षित रखा गया। यहां पर सीधे सीधे फैसले पर रोक लगा दी गई 19 मार्च तक। ये साधारण प्रक्रिया होती है सर सुप्रीम कोर्ट में या किसी भी अदालत में? नहीं, ये साधारण तो नहीं है, बहुत असाधारण, ये साधारण नहीं है। और सरकार की तरफ से भी कोई ऐतराज दर्ज नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अब 19 मार्च तक जवाब, तो बस कि नहीं हम कानून सही लेकर आए हैं, या हमें इस बात की सफाई देने का मौका मिले कि कोई भी अस्पष्टता नहीं है। कल तक तो कुछ भी अस्पष्टता नहीं थी। अब जो है, आप तो जानते ही, आज सच को सबको हिंदुस्तान में जान रहा है कि कई बार ऐसा होता है कि सरकार बचने के लिए चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का कोई ऑर्डर आ जाए और उसकी जिम्मेदारी तो अब अदालत के सम्मान के नाम पर ये मामला लटक जाएगा, क्या अटक जाएगा? बहुत बहुत शुक्रिया जस्टिस अंसारी। हमारे साथ एक और बेहद खास मेहमान, शिवसेना की राज्यसभा सांसद हैं उद्धव ठाकरे गुट की, प्रियंका चतुर्वेदी जुड़ गई हैं और केरल में बैठी थी, विशेष आग्रह किया तो जुड़ी हैं। पर यहाँ ये अगड़े पिछड़े की लड़ाई, ये अगड़ा बनाम जो पिछड़ा है, ये झगड़ा थम गया या दरअसल ये अभी शुरुआत है? मैं नहीं मानती हूँ ये शुरुआत है, और बल्कि ऐसी तरीके की शुरुआत होनी भी नहीं चाहिए थी। जो यूजीसी गाइडलाइंस आए वो इसी मंशा से आए कि इस तरीके का ध्रुवीकरण अब कैंपसेस में लेकर जाएं। प्लीज ध्यान रखिएगा, ये वो सरकार है जब से वो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई है, उन्होंने ध्रुवीकरण वाली राजनीति की है। पहले धर्मों पे बांटा, फिर जातियों पे बांटने का काम कर रहे हैं, फिर 19-20 जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है उनका भी ये करेंगे। ये इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। यूजीसी गाइडलाइंस एक उनके लिए एक टूल बन गया था कि कैसे हम आपस में जो हिंदुओं को इकट्ठा जो कर रहे हैं उसमें भी ध्रुवीकरण करके कैसे हम अपने वोट और बटोरें, यही काम हो रहा था। पर जो मेरा मानना ये था कि अगर आप एक कोई भूमिका निभा रहे हैं, आपको सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेट किया है, हाँ आप गाइडलाइंस बनाइए अगेंस्ट रैगिंग, अगेंस्ट बुलिंग, पर आपने ऑलरेडी उस गाइडलाइंस के माध्यम से कह दिया कि सिर्फ एक ही वर्ग कंप्लेन कर सकता है, दूसरा वर्ग तो कभी कंप्लेन कर ही नहीं सकता, क्योंकि उनके साथ तो कोई बुलिंग ही नहीं होती होगी। वो लोग ऑप्रेसर्स हैं और ये लोग ऑप्रेस्ड हैं, पहली बात। दूसरी बात, वो इक्विटी स्क्वाड्स बनाकर कि स्क्वाड्स किस तरीके से निर्णय लेंगे, कोई भी बातचीत कर रहा है किस तरीके से निर्णय लेंगे, उनकी बातों से लेंगे, उनके एक्शन से लेंगे, या किसी परसेप्शन से कोई धारणा बनाकर रखी है उसके आधार पर लेंगे। तीसरा, अगर कोई फॉल्स केस लगा देता है, गुस्से में बचपना है, छोटे आई मीन आफ्टर ऑल दे आर 21-22 ईयर ओल्ड, कोई आपसी मतभेद में कोई फॉल्स केस लगा देता है, किसी का करियर बर्बाद हो जाता है, तो उसकी क्या पेनल्टी लगेगी? मेरा मानना बस ये था कि ये स्पष्टता होनी चाहिए और सबको इसका अधिकार मिलना चाहिए। मैं आपको एक आंकड़ा बताती हूँ, ये खुद लोकसभा में वहां पे रखा गया था, लोकसभा पे क्वेश्चन आवर में, स्टार क्वेश्चन नहीं था, अनस्टार क्वेश्चन था, ओरली नहीं जवाब दिया था, पर रिटन आंसर आया था। रिटन आंसर में पूछा था केसेस ऑफ सुसाइड कितने हुए हैं इन इंस्टीट्यूट्स ऑफ एक्सीलेंस जो माने जाते हैं, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, तो उसमें आईआईटी आ जाता है, आईआईएम आ जाता है, बहुत सारे आ जाते हैं। टोटल 2014 से लेकर 2021 तक 122 डेथ्स हुई थी, जिसमें से टोटल
68 सुसाइड जो पता चली थी स्टूडेंट्स की, हाँ वो सारे SC ST OBC मिलाकर थे, और 54 जनरल कास्ट के थे। आप ज्यादा अंतर नहीं है। तो ये समानता, और समानता की बजाय आप असमानता ला रहे हैं, और आप ध्रुवीकरण कर रहे हैं कैंपसेस में। तो ये कहां तक सही था? मैंने ये नेचुरल कोर्स ऑफ जस्टिस के आधार नहीं, पर इसके अंदर भी वो फेक न्यूज फैलाने की कोशिश भी हुई कि ये तो दिग्विजय सिंह वाली समिति थी, उसने ऐसी सिफारिशें दे दी, ये तो विपक्षी खेमे ने यूजीसी को, यूजीसी क्या करता। पर दरअसल 31 सदस्यों की ये समिति, उसमें 30 थे, एक पद वेकेंट, 16 तो बीजेपी के लोग थे, और इनकी भी सिफारिशें नहीं मानी गई कि डिस्क्रिमिनेशन आम सवर्ण छात्र के साथ भी हो सकता है। ये बोला था इस समिति ने, यूजीसी ने माना नहीं ये पैमाना। मैं फिर से आपको दोहराऊंगी, जो स्टैंडिंग कमिटीज होती हैं बाय द वर्च्यू ऑफ नंबर्स जो बीजेपी के हैं, उस वर्च्यू के अनुसार हर स्टैंडिंग कमेटी में अगर पल्ला भारी होगा तो बीजेपी वालों का ही होगा। चेयरमैन कोई भी हो सकता है, चेयरमैन को विपक्ष के दल का हो सकता है। चेयरमैन कैन नॉट ओवर रूल। अगर ओवरवेलमिंगली जो वहां के मेंबर्स हैं जो अटेंड कर रहे हैं इस पे अपना डिसेंट नोट डालते हैं या डिसेंट करते हैं, फाइनल रिपोर्ट सबकी बात सुनकर आती है। तो अगर फॉर एग्जांपल कोई स्टैंडिंग कमेटी ने डिसीजन लिया है, दिस कैन नॉट बी जस्ट मरोड़ ऑन द चेयरमैन कि ये चेयरमैन का काम है। उस कमेटी में बहुत सारे ओवरवेलमिंग नंबर ऑफ बीजेपी मेंबर्स होते हैं, ओवरवेलमिंग नंबर्स होते हैं एलाइज होते हैं, चाहे वो जेडी हो, चाहे वो टीडीपी हो, चाहे बाकी सारे उनके उत्तर प्रदेश के जो भी इनके अलायंस पार्टनर्स हैं, बिहार के इनके अलायंस पार्टनर्स हैं, सारे अलायंस पार्टनर्स उसमें होते हैं। तो ये कह देना कि अरे चेयरमैन ये है, तो ये तो पल्ला झाड़ना। वैसे ही है जैसे एजुकेशन मिनिस्टर ने आकर कहा मैं आश्वासन देता हूं। अरे भाई साहब, आश्वासन तो 2014 में आपने वो 15 लाख। पर प्रियंका, इसमें बीजेपी के लिए तो आगे कुआं पीछे खाई थी ही, गले की हड्डी बन गया था। मैं तो पूछ रहा हूं इसलिए अभेदान दे दिया क्या सुप्रीम कोर्ट ने? लेकिन विपक्षी खेमे में भी कांग्रेस कोई आधिकारिक प्रवक्ता नहीं दे रही। समाजवादी पार्टी में रामगोपाल यादव पहले तो बोल गए कि ये कानून बहुत अच्छा है, पर उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता, अधिकृत प्रवक्ता नहीं आ रहे हैं। सबके मुंह पर ताले लगे हुए हैं। ये सवाल कुछ ऐसा है क्या कि जिसके साथ गए तो दूसरा धड़ा? पिछड़ों की बात की, कहा ये कानून सही है तो अगड़े नाराज हो जाएंगे, अगड़ों के साथ जाओगे तो पिछड़े छिटक जाएंगे। देखिए देश में जब तक इस तरीके की राजनीति, आई एम सॉरी आई हैव टू से दिस, मैं खुद राजनीति में हूं, पर मैंने एक नेचुरल कोर्स ऑफ जस्टिस डिस्टर्ब हो रहा था, मैंने उस पर आवाज उठाई। अगर रोहित वेमुला की सुसाइड की बात आती है, अगर से किसी ने प्रखरता से उठाई थी, उस समय पे मैंने ही उठाई थी। अगर महिलाएं, जो मुसलमान महिलाएं थी, पिछड़े वर्ग की महिलाएं थी, उनको सुल्ली बाय बुली डील्स में उनको बुली किया जाता था, प्रियंका चतुर्वेदी ने ही महाराष्ट्र में उनकी कार्रवाई कराई थी। जब ग्रॉक का AI मिसयूज हो रहा था तो प्रियंका चतुर्वेदी ने ही अपनी आवाज उठाई थी। जब नीट PG को लेकर -40% कट ऑफ हो रहा था, मेरा विवाद ये नहीं था कि अगड़ा पिछड़ा का है, मेरा विवाद ये था कि -40% वाले अगर घुसते हैं, ये ह्यूमन लाइफ्स के साथ डील करते हैं। ह्यूमन लाइफ की जात पात -40% वाले डॉक्टर जिसने PG कोर्स किया है, क्या आप अपना ऑपरेशन करा लेंगे या अपने पिता का? ये पूछेगा कोई तो ईमानदारी से कोई जवाब नहीं दे पाएगा। वही मैंने कहा था कि ये जो काम हो रहा है, अगर वैकेंसीज फिल करनी, वैकेंसीज की बात नहीं थी, ना ये इक्वालिटी की बात थी, ना ये समानता की बात थी, ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी की बात थी कि कैसे ये जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, उसमें सीट भरी जाए, पैसा कमाया जाए। दैट वाज इट। तो मैंने अपनी आवाज उठाई थी, अगड़ा पिछड़ा देखकर नहीं की थी, और अब इसके बारे में उठाई है कि कहां आप जो अगड़ा पिछड़ा की राजनीति से ऊपर उठकर अगर राजनीति करेंगे तो मैं मानती हूं सबके लिए समानता बनेगी। मैं सबसे पहले फिर से कहूंगी, सोशल जस्टिस अगर राइट इंटेंट से आया तो वो सोशल जस्टिस का हम सब वेलकम करते हैं, पर अगर कोई सोशल जस्टिस के आड़ में अपनी राजनीति चमकाने का काम करता है तो हाँ, उस पर आवाज उठानी चाहिए। और जो बिल्कुल फेयर पॉइंट है आपका। यहाँ अगड़े और पिछड़े, सामान्य वर्ग या पिछड़ों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है, विशुद्ध राजनीति हो रही है क्या? प्रोफेसर लक्ष्मण। शुक्रिया संदीप दा। मैं अपनी बात शुरू करूंगा, चूँकि समानता की बात हुई है। मंडल कमीशन की रिपोर्ट के सबसे ऊपर एक वाक्य लिखा हुआ है कि समानता केवल समान लोगों के बीच हो सकती है। असमान लोगों को अगर समान रखने के लिए नीतियां बनाई जाएंगी तो वो असमानता को स्थिर करेंगे। जब अगर समाज में असमानता है, उसे दूर करने के लिए आपको नियम, कायदे, कानून भी असमान बनाने पड़ते हैं। इसी के आधार पर आपने SC ST को आरक्षण दिया और मंडल कमीशन के बाद OBC को दिया। उसके बाद आपने इस पूरी प्रक्रिया पर यह बातचीत की कि क्या ये भेदभावकारी नियम है? बिल्कुल है। जैसे आप जब गरीबों को कोई राहत देते हैं तो क्या अमीर विरोध करते हैं? नहीं, जैसे ज़रूरत है उसके लिए नियम बनाए जाते हैं।
इसी तरह से अगर भेदभाव जाति के आधार पर हो रहा है तो जाति के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन रोकने के लिए इस क्लॉज में क्या लिखा हुआ था? तीसरे परिभाषाओं के तीसरे बिंदु का 5वां हिस्सा कह रहा है कि भेदभाव किसी भी स्तर पर होना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन तीसरे पॉइंट में साफ कहा कि अगर वो जातिगत आधार पर है तो जातिगत आधार पर 3 लोगों के साथ हो सकता है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी। ओबीसी को शामिल किया गया इसमें। ओबीसी को शामिल करने से क्या इस तरह का विवाद बना है? अब मेरा एक सवाल है कि अगर ये जातिगत भेदभाव कम हो रहा होता तब ये प्रक्रिया करने का दोष होता। 2012 में आंकड़े उलट तस्वीर दिखा रहे मैं हैं। अभी कह रहा हूं कि थोराट कमेटी 2007 में बनी और उसने बाकायदे ये तक कहा कि मेस में भेदभाव होता है और उसके बाद कैंपस में भेदभाव होता है, इंटरव्यू में भेदभाव होता है। उसके बाद आपने 2012 में यूजीसी कमेटी बनाई। उसके बाद यूनिवर्सिटीज में मैंने आंकड़ा 2 दिन पहले दिया था, जो एससी छात्र हैं, एससी जो प्रोफेसर्स हैं, वहां पर रिक्त पद लगभग 60% और ये 83% तक चला जाता है ओबीसी के लिए। के पास मैं वही कह रहा हूं कि अब मैं तो ये कह रहा हूं कि ये प्रावधान सरकार ने मजबूरी में बनाया क्योंकि कोर्ट का दिशा निर्देश था, फिर पार्लियामेंट्री कमेटी ने भी कुछ निर्देश दिए और आपको ये करना था, लेकिन आपने इसको इतना वेग तरीके से किया कि आपने भेदभाव को स्पष्ट नहीं किया। न्यायिक स्क्रूटनी हो जाए, जुडिशियल स्क्रूटनी की परिधि में आ जाए। और शायद उन्हें पता भी था कि बहुत जल्दी नंबर आ जाएगा, रुक जाएगा। पॉलिटिक्स में शायद उनको ये फायदा मिलेगा कि अगर एक तबका विरोध करेगा, क्योंकि वो भी कंफ्यूज है, उसे ये लगता है कि उसे विलन बना दिया गया, जबकि ऐसा है नहीं, इसमें कहीं नहीं लिखा है। हम तो कह रहे हैं कि जो कमेटी फॉर्म की गई उसमें हेड ऑफ इंस्टीट्यूट वो उसका होगा। 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों का आंकड़ा आपने बताया। हाँ, मैं इसमें जोड़ देता हूं। से वीसी वो सामान्य कैटेगरी के हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय के 90 डिग्री कॉलेज है। एक बार जरा आंकड़े बता दिए। जाति जनगणना तो हो नहीं रही है। मैंने इसीलिए अपनी किताब में भी ये संदेह जाहिर किया था कि आतंकी हमले के बीच में आपने जनगणना जाति कराने का घोषणा की। अभी आपने 33 सवाल जारी किए, उसमें ओबीसी और जनरल कैटेगरी का कॉलम नहीं है। दूसरी तरफ आप एक प्रावधान ले आ रहे हो, विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, यूजीसी को खत्म कर रहे हैं, आप पूरी शिक्षा व्यवस्था को प्राइवेटाइज कर रहे हैं, तो बड़े बड़े कानून पास हो जाएं। नहीं, पर मुझे एक चीज बताइए, संसदीय समिति जो थी, स्टैंडिंग कमेटी जो सिफारिश दे रही है, उनको नजरअंदाज क्यों किया गया? वो तो कह रहे हैं कि सामान्य वर्ग के छात्रों के साथ भी भेदभाव हो सकता है। हमने कहा था परिभाषा में डाल दो, और इसीलिए किया गया क्योंकि अगर वेग नहीं होगा तो कोर्ट में रुकेगा नहीं। पास करने की मंशा आप ये आरोप लगा रहे हैं जानबूझकर इस तरह की अस्पष्टता रखी गई कि यही चीज इस कानून को, इन नियमों को हाशिए पर डालने के लिए, अधर में लटकाने के लिए काफी होगा। ये बहुत अच्छी कोशिश थी लेकिन खराब मंशा जाहिर करती है। क्या उसमें इतने लोग जो बना रहे थे ये नोटिफिकेशन, क्या उन्हें नहीं पता था कि जातिगत भेदभाव को डिस्क्राइब नहीं करेंगे तो मतलब प्रोफेसर नवल, आरजेडी उन बिरली पार्टियों में से थी जिसने खुलकर इस कानून का समर्थन किया था। अब ये अधर में लटक गया है, ये लटक गया, बस अब भटक गया खेल पूरा। देखिए संदीप जी, जहां सोशल जस्टिस का सवाल आता है पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में, आरजेडी का नाम आता है और माननीय नेता लालू प्रसाद यादव जी का नाम आता है। वो कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि सामाजिक न्याय एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है लोकतंत्र के लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि देखिए, सोशल जस्टिस सोशली पावरफुल लोगों को कैसे पसंद आएगा? सोशल जस्टिस सबके लिए एक नहीं हो सकता है। ये कई सारे परिवर्तन हुए हैं 1947 के बाद, खासकर संविधान बनने के बाद कई सारे परिवर्तन हुए हैं। वैसे परिवर्तन में जब माना गया कि इतिहास में इस देश में जो शोषण की परिभाषा है उसके 2 ही आधार हो सकते हैं, एक हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज है जिसमें SC ST आते हैं, दूसरा है जिसे सोशली एंड एजुकेशनली अगर आप सामाजिक न्याय की इस प्रक्रिया और इसमें निरंतरता बनाए रखने की पैरवी कर रहे हैं, उस पर ब्रेक लग गया है क्या? अब ये डीरेल हो गया मामला सामाजिक न्याय का? नहीं देखिए, ब्रेक तो लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी पहले ही करते रही है। डिवाइड ही उनके नीतियों की खास बात है, उनके नीतियों के DNA में डिवाइड है। आपने देखा नहीं, आपने गिरिराज सिंह का स्टेटमेंट बताया, लेकिन निशिकांत दुबे ने क्या कहा? मुझे मालूम था कि यही जजमेंट आएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये उनका अपना स्टेटमेंट है। तो जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं
उनका मनोबल इतना बड़ा है आज के डेट में भी किसी तरह की बात कहने में वो सोचते नहीं है। जब गिरिराज सिंह कहते हैं नहीं, सनातनियों देवेंद्र को मौर्य बांटने का हैं कोई- बाराबंकी तो क्या वासी। सनातनी लोग जो है प्रोफेसर वो एक खास वर्ग नवल है। सुनिए ना, वो कह रहे हैं यूजीसी नियमों से बीजेपी, कांग्रेस, टीएमसी सभी दलों की पोल खुल गई है। किसी का पिछड़ा वोट बैंक है, किसी का अगड़ा है, कोई नाकाम सी कोशिश करता है दोनों को साधने की। आप सब कुल मिलाकर जातिवादी हैं, आप ही ने हमें बांट रखा है, ये पूछ रहे हैं देवेंद्र मौर्य। नहीं देखिए, अगर जातिगत गैर बराबरी को दूर करना जातिवादी है तब तो हम हैं जातिवादी। जिसमें ऊंच नीच का और इस तरह का सामाजिक विभाजन है, उस विभाजन को दूर करने के लिए संविधान कहता है और संविधान में उसके उपचार दर्शाए हैं। उस उपचार के साथ खड़ा रहना अगर जातिवादी है तो फिर इसमें क्या दिक्कत है? हम सब जातिवादी हैं। चलिए खुलकर आप सामाजिक कम न्याय से कम ये जातिवादी कह रहे नहीं हैं, है, पर बस राजनीतिक सामाजिक चुप्पी न्याय- भी है। विनोद, आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पर यह कानून बना, वरना बनने की नौबत नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी ना, सख्त कानून बनाओ। अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कानून बनाए, ये स्पष्ट नहीं है। सरकार कल तक हमें बता रही थी कि नहीं, हम इसका दुरुपयोग नहीं होने देंगे, ये बिल्कुल मुकम्मल कानून है। ये हो क्या रहा है? नहीं, दुरुपयोग नहीं होने देंगे तो उसके अंदर प्रावधान होने चाहिए ना, हाँ। दुरुपयोग रोकने के। हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने वही तो कहा कि भाई इसको, ये वेग है, हाँ। इसको दोबारा नहीं, लाइए। वो तो दहेज प्रताड़ना में कौन से रोकथाम के कानून लेकिन- लगे हुए थे? देखिए- या SC ST नहीं, उसमें- कानून कैसा भी बना लो, उसे तोड़ने वाले मिल जाएंगे, हाँ, नहीं, उसका लेकिन बेजा इस्तेमाल करने वाले भी मिल जाएंगे। SC ST में भी, और उसमें भी जैसे SC ST में डिप्टी SP के लेवल की इंक्वायरी वो बाद में आया ना। हाँ, जोड़ा गया ना। हाँ। तो ऐसे ही दहेज वाले में भी होता है, तो इसमें भी तो ऐसी यहां पर इन चाहिए। कानून, इसमें जहां जहां जिन जिन बिंदुओं पर आपत्ति थी या स्पष्टता की कमी दिखी सुप्रीम कोर्ट को, वो कहते कि स्पष्ट कर दो। जो पूरा कानून रोक कर बैठ नहीं, गए। देखिए, रोकना तो मैं भी कहता हूँ रोकना नहीं चाहिए, नोटिस दे करके। और सरकार ने कोई ऐतराज दर्ज नहीं करा ये है। ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना आदेश दे दिया रोकने का। अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसको कौन उस पर हम मेरिट पे बात कर सकते हैं, लेकिन सरकार ने अपने कानून को बचाने के लिए कोर्ट में क्या बहस की? इंदिरा जयसिंह के अलावा किसी और उनके जो सॉलिसिटर जनरल हैं और जो अटॉर्नी जनरल हैं, उन्होंने क्या कहा? वैसे तो हर मामले में खड़े हो जाते हैं,